आज की नेशनल और इंटरनेशनल एजेंडा सेट करने वाली खबरें हैं। ईरान पाकिस्तान का एम प्लान, चीन पाकिस्तान का देसी इलाज, 24 का चुनाव, हिंदू मुस्लिम दांव, कर्नाटक में लव जिहाद का मुद्दा और दीदी को आज विस्फोट का डर। इन तमाम बड़ी खबरों पर हम नजर डालेंगे, दिन भर रहेगी हमारी भी नजर। तो शुरुआत देखिए अहम खबर के साथ करते हैं। ईरान इजराइल टेंशन के बीच ग्लोबल एजेंडा सेट करने वाली खबर। पाकिस्तान के दौरे पर जाएंगे ईरानी राष्ट्रपति रईसी। 2 दिन के पाकिस्तान दौरे पर जाएंगे रईसी। इजराइल से तनाव के बीच रईसी का दौरा अहम, पाकिस्तान से सहयोग बढ़ाने के मकसद से दौरा। और कहा जाता है कि जंग में कुछ भी जायज है। यही वजह है कि कल तक 2 दुश्मन अब दोस्ती की राह पर बढ़ने जा रहे हैं। पाकिस्तान और ईरान में 2 महीने पहले भयंकर वार पलटवार हुआ। दोनों देशों ने एक दूसरे की सीमा के भीतर आतंकी ठिकानों पर हमले किए। संबंधों की ये तल्खियां अब इजरायल से जंग के बीच एक नए रिश्ते का रूप ले रही हैं, क्योंकि ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी आज से पाकिस्तान के दौरे पर जा रहे हैं। और अब आपको हम समझाते हैं कि इजरायल के खिलाफ ईरान का एम प्लान क्या है। दरअसल ईरान के राष्ट्रपति आज से पाकिस्तान दौरे पर रहेंगे, वो भी तब जबकि 2 महीने पहले ही ईरान और पाकिस्तान ने एक दूसरे देश की सीमा के भीतर आतंकी ठिकानों पर हमले किए थे, जिसके बाद से दोनों में तल्खियां बढ़ी थी, या यूं कह लीजिए कि दुश्मनी सी थी। लेकिन इजरायल से जंग के हालात में ईरान मुस्लिम देशों को लामबंद करना चाहता है, इसलिए वो पाकिस्तान से पुरानी रंजिश भी भुलाने को तैयार है। रईसी के एजेंडे में पहला लामबंदी प्लान है, दूसरा पाकिस्तान से बेहतर संबंध और तीसरा पाकिस्तान से व्यापारिक करार। रईसी की मुलाकात पाकिस्तानी राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी, पीएम शहबाज शरीफ, सीनेट अध्यक्ष यूसुफ रजा गिलानी और नेशनल असेंबली अध्यक्ष सरदार सादिक से होगी। मनीष झा हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़े हुए, सीधे रुख करेंगे उनका। मनीष, इस दौरे से क्या हासिल होगा ईरान? देखिए, सिवाय इसके कि ईरान और पाकिस्तान केवल एक ऐसा मुद्दा है जिसे लेकर सहमत है, वो है कि दोनों इजराइल के साथ अदावत रखते हैं या इजराइल की नीतियों के सहमत में पाकिस्तान नहीं है। इसके अलावा अगर आप देखें तो जनवरी में जिस तरीके से ईरान ने पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक किया, या फिर पाकिस्तान ने भी ईरान के में लगातार आतंकी गुटों के जरिए डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है, तो मुझे लगता है कि फिलहाल ईरानी राष्ट्रपति की कोशिश होगी कि दूसरे और फ्रंट्स हैं उसको खुलने से रोका जाए। यानी कि पाकिस्तान के साथ दौरे के वजह से पाकिस्तान से कहीं से ईरान के खिलाफ या ईरान विरोधी किसी तरह की गतिविधियां ना हो सके, बस ईरानी राष्ट्रपति ये सुनिश्चित करना चाहते हैं। हाँ, ये जरूर है कि पाकिस्तान की जमीन से जाकर ईरानी राष्ट्रपति इजराइल के खिलाफ या अमेरिकी नीतियों के खिलाफ अगर कुछ बोलते हैं, जो कि वो जरूर बोलेंगे, तो पाकिस्तान के लिए दिक्कत ये होगी कि आज की तारीख में पाकिस्तान अमेरिका के साथ संबंध सुधारने की कोशिश में लगा है, तो वहां पर जाकर वहां से जब वो अमेरिका के खिलाफ कुछ बोलेंगे तो ये पाकिस्तान के लिए और मुश्किल होगी। तो पाकिस्तान के लिए ईरानी राष्ट्रपति का दौरा ना उगलते बनने वाला है ना निगलते बनने वाला है। शुक्रिया मनीष आपका हमसे जुड़ने के लिए। और अब बात ऐसी खबर की जिससे कई देशों का जियोपॉलिटिकल एजेंडा बदल सकता है। तालिबान को लेकर रूस का नरम रुख, आतंकी संगठन की लिस्ट से हटाने पर विचार, जल्द रूस कर सकता है बड़ा ऐलान। और तालिबान को आतंकी लिस्ट से हटाने की खबर पर तालिबान से हाल के समय में रूस की बढ़ती करीबी पर मुहर लगा रही है। जरा समझिए कि क्या है ये पूरा मामला। तो तालिबान से रूस की बढ़ती करीबी, तालिबान को आतंकी संगठन की लिस्ट से हटाने पर विचार, ये अपने आप में एक संकेत है कि रूस नरम रुख अख्तियार कर सकता है। रूस के कजान अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक फोरम में तालिबान को न्योता भी एक तरीके से अपने आप में यह संकेत है रूस के बदलते नजरिए की। यूरेशियन स्पेस फॉर ऑपरेशन में शामिल करने पर भी विचार हो रहा है। तालिबान के राजनयिक को मान्यता देने वाला पहला देश बनेगा रूस, और इस तरह से तालिबान के साथ रूस की करीबी, तालिबान के साथ लगातार करीबी बढ़ाने वाले ये तमाम कदम हैं जिसकी वजह से ये बात कही जा रही है। और अब बात सीमा पार 2 दुश्मनों से निपटने के एजेंडे की। जी हां, चीन पाकिस्तान बॉर्डर पर सुरक्षा के लिए बड़ा प्लान, 6800 करोड़ के देसी मिसाइल प्रोजेक्ट पर काम, कंधे पर रखकर दागने वाली मिसाइल का प्रोजेक्ट। तो देखिए, भारत की एक नई योजना और 6800 करोड़ का यह प्रोजेक्ट है, और यह भी बताया जा रहा है कि कंधे पर
रखकर मिसाइल को दागने का यह पूरा प्रोजेक्ट है, यानी कि एक ऐसी मिसाइल जो स्टिंगर मिसाइल की तरह होगी और कहीं से भी दुश्मन के ठिकानों को निशाना बनाया जा सकेगा। तो भारतीय सेना का प्लान है कि वो कम दूरी तक मार करने वाले देसी लॉन्चर खरीदेगी। ऐसे 2 प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। खास बात यह कि ये मिसाइल लॉन्चर कंधे पर रखकर ही फायर किए जा सकेंगे। 500 लॉन्चर और 3000 मिसाइल खरीदने पर विचार हो रहा है, जो कम दूरी तक मारकर हवाई खतरे का खात्मा करेगी। चीन पाकिस्तान बॉर्डर पर सुरक्षा के लिहाज से यह बहुत अहम प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट की लागत करीब 6800 करोड़ रुपए बताई जा रही है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, बात पीएम के चुनावी एजेंडा सेट करने वाले बयान की करते हैं। कांग्रेस पर पीएम मोदी का बड़ा हमला। कांग्रेस मैनिफेस्टो में अर्बन नक्सल की छाप। यह पीएम ने कहा, कांग्रेस आपके मंगलसूत्र छीन लेगी। वामपंथ के चंगुल में जकड़ी है कांग्रेस। कल राजस्थान की रैली के दौरान पीएम ने यह बयान दिया। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जो कहा है वो चिंताजनक है, गंभीर है, और ये माओवाद की सोच को धरती पर उतारने की उनकी कोशिश है। ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे, मैं कहने आया हूं। और पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? और पीएम के आरोपों पर कांग्रेस का पलटवार। राहुल गांधी ने कहा, जनता को मुद्दों से भटकाना चाहते हैं पीएम। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, पीएम जो बता रहे हैं वो हमारे मुद्दे नहीं। पी चिदम्बरम ने कहा, सत्ता में आते ही सीए खत्म कर देंगे। पवन खेरा चुनौती देते हुए बोले, मैनिफेस्टो में हिंदू मुसलमान दिखाएं पीएम। तो यही है जो 5 न्याय और उसके साथ 25 गारंटी, ये जो मुद्दे हमारे हैं जनता के सामने रखे हैं, उन मुद्दों पे ही हम लड़ रहे हैं। Repeal 5 laws, then we have 8 laws which will be repealed and new laws will be made. Then we have 25 laws which will be amended and brought on par with the Constitution. So we are absolutely clear that the Citizenship Amendment Act will be repealed. और बीजेपी ने जारी किया तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह का वीडियो। 2006 वाले भाषण का वीडियो जारी किया। भाषण में मुस्लिमों के हक की बात कर रहे हैं मनमोहन सिंह। We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources. और पीएम मोदी के बयान पर ओवैसी का जवाब। मोदी जी ने मुसलमानों को घुसपैठिया बुलाया। हिंदुओं को मुसलमानों का डर दिखा रहे हैं ओवैसी। 17 या 18 पार्लियामेंट के इलेक्शन अब तक हुए, सिर्फ 20 या 22 मुस्लिम खवातीन जीत कर एमपी बनी। तो क्यों नहीं तुम मुस्लिम खवातीन को रिजर्वेशन देते? तुम सीमांचल की जनता को घुसपैठी कहते हो, इसीलिए तुम CAA NPR NRC कराना चाहते हो। तो जब आप 26 तारीख को वोट डालने जाएंगे, ये सोच कर जाइए कि हम भारत के नागरिक हैं, हम घुसपैठी नहीं है। जो हमको घुसपैठी कहेगा, हम उस पार्टी का साथ हरगिज नहीं देंगे। और अब दिल्ली में आज के सियासी एजेंडे की बात करते हैं। जी हां, गाजीपुर लैंडफिल साइट में आग लगी और इस पर सियासत भी तेज हो गई। आज बीजेपी नेता लैंडफिल साइट पर पहुंचेंगे। कल शाम 6 बजे से आग बुझाने की कोशिशें जारी। 10 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद।
और गाजीपुर लैंडफिल साइट में एक बार फिर आग लगी है। आग को बुझाने की कोशिशें पिछले करीब 14 घंटे से जारी हैं। आपको गाजीपुर साइट की 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर कल रात की है जिसमें भीषण आगजनी को साफ देखा जा सकता है। वहीं दूसरी तस्वीर आज सुबह की है। फायर ब्रिगेड का दावा है कि लैंडफिल में पैदा हुई गैस की वजह से यह आग लगी, जिसे कंट्रोल करने की कोशिश जारी है। इस भीषण आगजनी की वजह से आसपास के रिहायशी इलाकों में धुआं फैल चुका है, जिसकी वजह से लोगों को सांस लेने में बेहद परेशानी हो रही है। फिलहाल आग पर काबू कब तक पाया जा सकेगा ये साफ नहीं है। और चलिए अब आपको सुनाते हैं गाजीपुर में लगी इस आग को लेकर बीजेपी ने दिल्ली सरकार पर किस तरह से हमला बोला है। गाजीपुर लैंडफिल में फिर से आग लगी है। हाँ, वही गाजीपुर पहाड़ जो अब कुतुब मीनार से बस कुछ मीटर छोटा है, वही पहाड़ जिसे खत्म करने के वादे आम आदमी पार्टी सालों से कर रही है। अपने सीएम को बचाने के चक्कर में वो शहर के काम को भूल के जनता को अकेले छोड़कर पता नहीं कहाँ पे है। अब हमारी मांग है कि अपना सारा ड्रामा साइड पे रखे। आप दिल्ली को गाजीपुर घटना के बारे में सारी जानकारी दे और टाइमलाइन बताइए कि कब ये जहरीला पहाड़ हटेगा। बहुत बातें हो गई, अब काम करिए या किसी और को करने दीजिए। और गाजीपुर लैंडफिल साइट पर 2 दिनों से लगी आग, कल शाम से आग बुझाने की कोशिश जारी है। लैंडफिल में पैदा हुई गैस से लगी आग, फायर ब्रिगेड ने कहा है। और अब आज गाजीपुर जाएंगे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव। गाजीपुर में 70 मीटर ऊंचा है कूड़े का पहाड़। 2020 में लगी आग को बुझाने में 3 दिन लगे। गाजीपुर में 2022 में भी 3 बार आग लग चुकी है। और गाजीपुर साइट पर लगी आग से आसपास के रहने वाले लोगों को कितनी परेशानी हो रही है, सुनाते हैं आपको। आंखों में जलन हो रही, घर में बाहर नहीं निकल पा रहे लोग, बुरा हाल है। बच्चे को देखो रोते हैं, निकलते हैं बाहर बच्चे, और मच्छर जितने इसकी वजह से बुरा हाल है। हम कहते हैं कि हम नरक में पड़े हैं। यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है, दिल्ली सरकार हो या केंद्र सरकार हो, कोई सुनने को राजी नहीं है। धुआं आ रहा था, हमें खांसी हो रही थी, जैसे कि बीमारी सी लग जाती है ना, ऐसे हो रही थी। मतलब अंदर नाक में बढ़ रहा था, गंदा गंदा धुआं जला हुआ ऐसे, तो प्रदूषण बहुत फैल रहा था कल। हमारे साथ पुनीत शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। पुनीत, क्या सिचुएशन है फिलहाल? देखिए, कल शाम तकरीबन 6 बजे के आसपास इस आग की खबर फायर ब्रिगेड की टीम को लगी कि उसके बाद पहले 4 गाड़ियों को भेजा गया और उसके बाद 10 से ज्यादा गाड़ियों को भेजा गया। पूरी रात मशक्कत की गई है आग को बुझाने की। और सबसे बड़ी बात यह है कि रात का फायदा फायर ब्रिगेड को ऐसे मिला कि आग कहां कहां पर लगी है वो साइट्स फायर ब्रिगेड को पता चल चुकी है, क्योंकि धुआं बहुत ज्यादा और ऐसे में आग किस जगह लगी है वो पता करना मुश्किल था। फिलहाल ये पता लग चुका और यही वजह है कि उम्मीद की जा रही है कि शाम तक इस आग पर काफी हद तक काबू पा लिया जाएगा। फिलहाल यहाँ पर 10 से ज्यादा फायर टेंडर्स हैं जो कि लगे हुए हैं और आग बुझाने का लगातार काम जारी है। शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए। और केजरीवाल के शुगर की नियमित जांच पर आज फैसला। राउज एवेन्यू कोर्ट आज फैसला देगी। डॉक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर भी फैसला। और केजरीवाल को लेकर कुछ बड़े अपडेट्स पर एक नजर डाल लेते हैं, जो शुगर लेवल और केजरीवाल के पूरे मामले को लेकर जो सुनवाई होनी है। जी हां, शुगर लेवल की नियमित जांच को लेकर यह मामला, शुगर लेवल की नियमित जांच वाली याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट आज फैसला दे सकता है। एक बात तो ये, दूसरी बात निजी डॉक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए परामर्श वाली याचिका पर भी फैसला आज आ सकता है। तीसरा, ईडी की कानूनी धाराओं को हाईकोर्ट में चुनौती वाली याचिका पर भी आज सुनवाई होनी है। ये भी मामला कोर्ट में है। चौथा, ईडी की तरफ से जारी 9 समन को भी दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती पर आज सुनवाई है। जितेंद्र भाटी हमारे साथ इस वक्त जुड़े। जितेंद्र, केजरीवाल से जुड़े कई मामले आज कोर्ट के सामने आने हैं। किन किन मामलों में आज फैसला आ सकता है और किन किन मामलों में आज सिर्फ सुनवाई होनी है? देखिए, आपको बता दूं कि सिलसिले बारे में बात करें तो जब अरविंद केजरीवाल ने पीएमएलए के सेक्शंस को, जो उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई थी, उस पर चुनौती दी थी, उस पर कोर्ट ने जो है तारीख 22 अप्रैल मुकर्रर की थी, उस पर सुनवाई है। दूसरा, अरविंद केजरीवाल के लिए याचिका लगाई गई, इसमें कहा गया है कि जब तक वो मुख्यमंत्री हैं बचे हुए कार्यकाल के लिए उन्हें विशेष अग्रिम जो अंतरिम जमानत जो है वो दी जाए।
और साथ में कहा कि जेल में खूंखार जो अपराधी हैं उनके बीच उनकी जान को खतरा है, तो उस पर भी आज कोर्ट सुनवाई करेगा। तीसरा जो सबसे अहम है वो ये है कि अरविंद केजरीवाल को जिस तरीके से इंसुलिन की बात चल रही है कि वो बढ़ जाए, उनकी जरूरत है और उनका शुगर लेवल बढ़ चुका है, तो अपने निजी डॉक्टर से 2 बार हफ्ता में ऑनलाइन यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए परामर्श करना चाहते हैं। इसको लेकर डाइट को लेकर भी सवाल हुआ था, उस पर कोर्ट ने फैसला रिजर्व किया था और आज पर भी राउजानी कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया जाएगा। शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए। और अब बात कर्नाटक के सियासी एजेंडा को तय करने वाली खबर की। जी हां, कर्नाटक में आज बीजेपी करेगी बड़ा प्रदर्शन। नेहा हिरेमठ हत्याकांड के विरोध में प्रदर्शन, आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग। जेपी नड्डा पीड़ित परिवार से मिले, बीजेपी कर रही है सीबीआई जांच की मांग। और क्या नेहा हिरेमठ का मर्डर लव जिहाद में हुआ या सन की आशिक फयाज ने एक तरफा प्यार में उसे मार डाला? क्योंकि नेहा के पिता और बीजेपी इसे लव जिहाद का मामला बता रहे हैं, लिहाजा आज बड़े प्रदर्शन का प्लान है और चुनाव के बीच कर्नाटक में इसे बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश है। प्रशासन, जो पुलिस प्रशासन है, आज मेरे को लगता है बहुत ढीले से काम कर रही है। पुलिस प्रशासन आज हमारे नेहा का ही होने के बाद तो तुरंत एक तो आदमी को उधर पुलिस ऑफिसर ने भेजना है इन्वेस्टिगेशन में करना, या कोई इंटेलिजेंस वाले को भेजना है, या क्राइम वाले को उधर सर्च करने के लिए क्या हाथ है, सभी कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो किस कारण से आप पीछे हट रहे हैं? जिस तरीके से अपीजमेंट पर, तुष्टीकरण पर चली है, उसको कर्नाटक की जनता माफ नहीं करेगी और पुलिस भी इस केस की बारीकियों में जाए, क्योंकि देश और जनता इंतजार कर रही है।